हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में उन बच्चों से बात करेंगे जो इस सेशन में क्लास 12th में गए हैं और वो अपनी क्लास 12th को संवारना चाहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अपनी क्लास 12th में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं ऐसी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे तो क्लास 12th के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 95% अबव मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे तो 95% अचीव कर लेंगे और मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इस तरह की वीडियो आप लोगों को दी थी, लेकिन लास्ट ईयर और इस साल में बहुत बड़ा फ़र्क है। जी हाँ, तो नई स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा क्लास 11th में जो स्टूडेंट 90% स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, जो मिस्टेक कर देते हैं, उससे एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। जब क्लास 10th को पास करके क्लास 11th में स्टूडेंट जाता है और क्लास 11th में अपना मन पसंदीदा सब्जेक्ट लेता है, ख़ास तौर से साइंस लेता है, बायोलॉजी लेता है, तो क्या होता है कि वो शुरुआत में बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, उसे सब चीज़ समझ में आने लगती है और वो फील करता है कि यार सब्जेक्ट तो ये होता है, मतलब पढ़ाई तो अब शुरू की हमने 11th में आकर, और 10th तक तो ऐसा ही हो रहा था और पढ़ाई ये होती है, हर चीज़ समझ में आ रही है, फिजिक्स समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री समझ आ रहा है, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि क्लास 10 से क्लास 11th में बच्चा जब एंटर करता है तो जो सिलेबस है उसमें 5 गुना का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। अब उसकी आदत तो इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने की है नहीं, तो 1-2 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की उसने, बहुत सब कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। ओके, वन डायमेंशनल मोशन समझ में आ रहा है, वेक्टर समझ में आ रहा है, ओके, फिजिक्स में हर चीज़ समझ में आ रही है, केमिस्ट्री के अंदर समझ आ रहा है, मैथमेटिक्स में हर चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन 2 महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद क्या होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और समझने लगता है कि यार हर चीज़ हो जाएगी और सब चीज़ जो है अपन कर लेंगे, एंड टाइम पे सब चीज़ समझ में तो आ ही रही है। ओके, तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम आते हैं, उसके क्वार्टरली के एग्ज़ाम आते हैं, तो क्वार्टरली एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी आंख नहीं खुलती है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है। एनुअल आते आते उसे एहसास होने लगता है कि जिस तरह से हमने क्लास 11th में पढ़ाई करनी चाहिए थी, वैसे क्लास 11th में हमने पढ़ाई नहीं की है। देखा जाता है कि 30% सिलेबस हुआ है, 25% सिलेबस हुआ, 40% सिलेबस हुआ, अब क्या होगा, हमारी क्लास 11 तो बर्बाद हो गई। ओके, तो ये 90% स्टूडेंट्स की कहानी होती है। ओके, अब इतना बड़ा लॉस हुआ है, उसको रिकवर कैसे करना है। क्लास 11 का लॉस बड़ा लॉस है, छोटा लॉस नहीं है, क्योंकि क्लास 11 के कंसेप्ट आपको 12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो उसको रिकवर कैसे करना है, तो देखिए क्लास 11 के जो नुकसान हुआ है आपका, उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि क्लास 12th में क्लास 11 की बहुत सी चीज़ें काम आने वाली है, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लिए 15-20 दिन या 1 महीना दीजिए और क्लास 11th के बेसिक्स को क्लियर कीजिए जो क्लास 12th में आप लोगों के काम आने वाले हैं। एग्जाम्पल की तौर पर फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो फिज़िक्स में आपको इंटीग्रेशन काम आने वाला है, डिफ्रेंशिएशन काम आने वाला है, वेक्टर्स को अच्छे से कर लीजिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको फिज़िक्स के अंदर, वेक्टर्स को आप अच्छे से कर लीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको फिज़िक्स के अंदर क्लास 12th में हेल्प करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। ओके, अब आपके पास बर्डन नहीं है कि हमें एग्ज़ाम देना है, तो आपको इस तरह से उस चैप्टर को करना है कि हाँ हमें समझ में आना चाहिए बस, अब हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, बस उसके बेसिक कंसेप्ट समझने हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स में अगर आपने आधी भी मैथ्स पढ़ ली है क्लास 11th में तो काफ़ी है, क्लास 12th में आपको जो है तैयारी करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से क्लास 11th का जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आपको 15-20 दिन देने हैं। जी हाँ, 15-20 दिन दीजिए। क्लास 12th की पढ़ाई शुरू करने से पहले क्लास 11th के जो बेसिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से अपने जो है कवर कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस साल और पिछले साल में क्या फ़र्क है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। जी हाँ, चेंज क्या आया है मैं आपको बताऊंगा। चेंज ये आया है कि एनसीईआरटी का जो है सिलेबस जो होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट में, इंग्लिश, हिंदी और अगर उर्दू है या किसी का संस्कृत है तो उसमें आप लोगों का एनसीईआरटी लगेगा इस साल से। लास्ट ईयर तक एमपी बोर्ड की अपनी खुद की किताब चला करती थी, तो इस साल से आपको एनसीईआरटी लगने लगेगा। और जनरल और स्पेशल वाला कंसेप्ट ख़त्म कर दिया है। पहले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग बुक चला करती थी, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, जनरल हिंदी, स्पेशल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश अलग हुआ करता था। लेकिन इस साल से सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए सेम बुक चलेगी और हिंदी
की बुक भी सेम चलेगी और इंग्लिश दोनों की बुक जो है दोनों मीडियम वालों के लिए सेम चलेगी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेज ये हैं कि पिछले साल जो है बच्चे बड़ी आसानी के साथ में पिछले 10 साल 12 साल के क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिया करते थे इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि एक सरी की एक जैसी बुक जो है पिछले 12 साल से चल रही थी आपकी। ओके, इस साल नहीं निकाल पाएंगे, तो ये नुकसान है आपका। ओके, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपका अगर कोई फ्रेंड है जो हिंदी मीडियम में है और वो तैयारी कर रहा है इंग्लिश की, तो उसके साथ बैठकर आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। हिंदी में वो आपकी हेल्प कर सकता है, तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि एनसीईआरटी के चलते, यानी कि एनसीईआरटी जो बुक लगी है उसके चलते आपको नोट्स बड़ी आसानी के साथ में इंटरनेट पर मिल जाएंगे। बहुत सी ऐसी ऐप्स आती हैं जिसमें आपको नोट्स और सब चैप्टर्स की, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके लिटरेचर वाले, उनकी समरीज मिल जाएगी। तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देखने के लिए मिला है जो एनसीईआरटी आपका सिलेबस इस बार हुआ है उसके अंदर। ओके, अब हम बात करेंगे जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड का जो है पिछले साल का नोटिस है, उसका कुछ कट मैंने डाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी की जो है किताबें चलेगी और विशिष्ट और सामान्य वाला कंसेप्ट ख़त्म कर दिया गया है इस बार। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आपका अच्छा आपको रिड्यूस सिलेबस करना है या फुल सिलेबस करना है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सीबीएसई का सिलेबस तो जारी हो गया है, हो चुका है। ओके, तो सीबीएसई ने अपना 2022 का सिलेबस जारी कर दिया है। उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें वापस लेकर आ गए हैं जो कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से रिड्यूस कर दी थी। एमपी बोर्ड के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस ये हैं कि पूरा सिलेबस आएगा। तो आपको पूरा सिलेबस करना है, कोई भी चीज़ अपने को छोड़नी नहीं है। लास्ट ईयर जैसा नहीं करना है कि लास्ट ईयर जो सिलेबस रिडक्शन हुआ था उसके हिसाब से तैयारी करें, बिल्कुल नहीं। ओके, आपको पूरा सिलेबस करना है। और एमपी बोर्ड का सिलेबस कब आएगा, ये सवाल का जवाब तो आपको जब भी मिलेगा जब एमपी बोर्ड सिलेबस अपना जो है रिलीज़ करेगा। और एमपी बोर्ड बहुत, मैं आपको बताऊं, एक ऑनेस्ट वाली बात बताता हूं, एमपी बोर्ड अपने फैसले सीबीएसई के मुकाबले में बहुत लेट लेता है। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी, सीबीएसई ने जब अपना सिलेबस रिड्यूस किया था उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी कि एमपी बोर्ड भी 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस रिड्यूस कर देगा। लेकिन 4 महीने लग गए थे उस वीडियो को, और उस वीडियो के नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सर कब एमपी बोर्ड अपना सिलेबस रिड्यूस करेगा। 4 महीने के बाद अपना सिलेबस रिड्यूस किया था एमपी बोर्ड ने। तो नया सिलेबस कब आएगा, कैसे आएगा, उस पर नहीं जाना है अपने को। जो अपना लास्ट ईयर वाला जो सिलेबस था, यानी कि पिछले के पिछले साल वाला जो नॉन रिड्यूस्ड सिलेबस है, यानी फुल, इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें तो फुल सिलेबस आपको करना है। ओके, सीबीएसई ने ऐसा किया, मैंने आपको बता दिया। एमपी बोर्ड कब अपना सिलेबस रिड्यूस करेगा उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, उनकी तैयारी कैसे करना है। ख़ास तौर से मैं यह बात करूँगा पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स से। तो देखिए, सबसे पहले आपको हर कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। और चूँकि अपने यहाँ पर जो है एनसीईआरटी पूरी तरह से सिलेबस एनसीईआरटी हो गया है, तो आप कहीं से भी लेक्चर्स निकाल कर अच्छे से समझ सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को जो है अपने सिलेबस में जो है वो अच्छे से समझना है। उसके बाद में जो है कोशिश कीजिए पिछले 10 साल के पेपर को अरेंज करने की। अब आप कहेंगे 10 साल के पेपर कैसे अरेंज करें, क्योंकि पीसीएमबी में भी देखा गया है कि 2018 से सिलेबस चेंज हो गया था, एनसीईआरटी हो गया था। लेकिन एक बात को याद रखो, एनसीईआरटी हुआ ज़रूर था, लेकिन उसके पहले भी 80% सिलेबस सेम हुआ करता था। जो साइंस सब्जेक्ट और पीसीएमबी हुआ करते हैं उसमें सेम ही हुआ करता है। स्टेट बोर्ड और सीबीएसई की बात करें तो पहले जो एमपी बोर्ड का सिलेबस चला करता था उसमें 80% सिलेबस सेम था। तो आप पिछले 10 साल के पेपर अरेंज कीजिए और कोशिश कीजिए इस बात की कि हम उसे चैप्टर वाइज बनाएं। और हो सका तो इस चैनल पे आपको जो है चैप्टर वाइज पिछले 10 साल के क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। इस चैनल पर जुड़े रहिए आप। ओके, अब आपको करना क्या है, बुक्स को, जो आपकी बुक है नवबोध वगैरह, इतनी मोटी मोटी जो किताबें हैं, उनको इस तरह से रीड नहीं करना है जैसे आपको इंग्लिश और हिंदी में आप रीड कर रहे हैं। उस तरह से रीड करके पढ़ाई नहीं करना है। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है पीसीएमबी सब्जेक्ट की। फिर आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, आप डेरिवेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो इंटरनेट पर नोट्स अवेलेबल हैं, नहीं, आप अपने खुद के नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पढ़ाई कीजिए आप यूट्यूब से। और मोस्ट प्रोबेबली, मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैनल पे एक धमाकेदार सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए आप। ओके, तो अपने खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बनाने के अलावा आपको प्रैक्टिस करना है
जितने भी डेरिवेशंस आपके फिजिक्स के अंदर हैं, क्योंकि 90% डेरिवेशन आते हैं फिजिक्स में, इस बात को याद रख लो, है ना। तो जितने भी डेरिवेशन है सबकी प्रैक्टिस कर लो कम से कम 3 बार, फिजिक्स का जो जहाँ तक बात है। अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना है, और जो एनसीईआरटी लिखे हुए क्वेश्चन होते हैं वो, और पिछले साल के जो क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड 2011, एमपी बोर्ड 2012, एमपी बोर्ड 2015, इस तरह से आपकी जो नूतन की किताब है, जो मैथमेटिक्स की किताब चलेगी, चाहे आप युगबोध लें या नूतन लें। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं हमारे स्कूल में शिवलाल पढ़ाई जा रही है तो हम क्या करें, तो आप शिवलाल भी ले सकते हैं, लेकिन नूतन इज़ द बेस्ट फॉर मी। ओके, तो नूतन बेस्ट है, उसको आप लीजिए, उसके एग्जाम्पल्स पूरे कर लीजिए, एग्जाम्पल्स के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए, और पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उनको लगा लीजिए, पिछले 10 साल के कम से कम आप क्वेश्चन लगा लीजिए, आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद इमीडिएटली आपको सॉल्व करना है सारे के सारे अवेलेबल ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका टॉपिक कवर हो गया, मान लो आपका कोई भी एक चैप्टर कवर हो गया या कोई भी टॉपिक कवर हो गया है, उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं पिछले 10 साल के पेपर्स में से, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स एक जगह लिख लीजिए। जी हाँ, एक जगह आपको लिख लेना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लास्ट में आपको ये बर्डन नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है एमपी बोर्ड में, इस बात को मान लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, हर टॉपिक जो आपका कवर हो गया है, हर चैप्टर जो आपका कवर हो गया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को तैयार कर लीजिए उसी वक्त, बाद के लिए मत छोड़िए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। लैंग्वेज में तो बड़ा जो है प्रॉब्लम हो गई, लैंग्वेज में तो बहुत बड़ा जो है आपके पास चैलेंज है, क्योंकि नई किताब है इस बार, अब कैसे तैयारी करना है। तो देखिए, उसके लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। वो ये है कि जितने भी लेसन हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको समझ लीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके, सारे के सारे लेसन समझ लो। लेसन समझने के बाद क्या करना है आपको, सबकी समरी लिख लो या समरी अरेंज कर लो। कोशिश ये करो कि अपने जो है हाथ से समरी लिखने की कोशिश करो, इस चैप्टर की ये समरी है, इस चैप्टर की ये समरी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी एनसीईआरटी जो आपकी किताब रहेगी टेक्स्ट बुक, ओके, उस टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चन हैं वो सबके आंसर को रट डालो। ठीक है, हर चैप्टर में आपको 10-10, 8-8 या 5-5 क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी की किताब में, उनको रट डालना है। जी हाँ, पहला साल है, आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलने वाले पिछले 10 साल के पेपर कहाँ से लेकर आओगे आप। ठीक है, क्योंकि नई किताब चल रही, तो इसके लिए एक ही चारा है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिए। जी हाँ, जब भी एनसीईआरटी लागू होता है तो पहले साल में हर बोर्ड यही करता है। एमपी बोर्ड का तो मैंने देखा है कि एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आगे क्या करना है आपको, जितने भी फॉर्मेट्स हैं राइटिंग स्किल के, जैसे लेटर हुआ, एप्लीकेशन हुई, ओके, नोटिस, कंपोजिशन, इन सबको कैसे लिखना है, सबके फॉर्मेट्स जो है अरेंज कर लीजिए और उन सबके फॉर्मेट्स को याद कर लीजिए। इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपको फॉर्मेट्स के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और करवाए जाते हैं टाइम टू टाइम। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज जितने भी है, अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कर लो, और साथ ही साथ जो एसेज होते हैं, इंपॉर्टेंट एसेज होते हैं, जिसमें से वंडर्स ऑफ साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या बोलते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप टाइम पर देखते रहिए। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को आपको इस तरह से पढ़ाई नहीं करना है कि यार रोज़ाना उसके लिए वक्त निकाल रहे हैं, नहीं। लैंग्वेज सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ाई की जाती है कि जो हमारा फ्री वक्त बच रहा है, या फिर कभी बोर हो रहे हैं हम, अरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने का या बायो पढ़ने का हमें जो है इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसके अंदर अभी हाल फिलहाल में, तो हम लैंग्वेज सब्जेक्ट को उठाएंगे उस टाइम पे और कंटिन्यूसली तैयारी करते रहेंगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट में गलती क्या करते हैं बच्चे, बताता हूँ मैं आपको। गलती ये करते हैं कि सोचते हैं कि लास्ट टाइम पे करेंगे यार, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, नहीं। लैंग्वेज सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स बड़ी आसानी से लाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी अच्छी रखना पड़ेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो पूरी स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गई, लेकिन रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये मेरी लाइन हमेशा रहती जब भी मैं स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ। देखिए, आपको रिवीजन करते रहना है। 11th में आपने एक गलती ज़रूर की होगी कि कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर टेस्ट के टाइम पे या एग्ज़ाम के टाइम पे जब उसको देखा तो वो आपको नया लगने लगेगा, जबकि आपने पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस भी कर पा रहे थे आप। लेकिन क्या होता है कि जब हम रिवीजन नहीं करते हैं तो रिवीजन ना करने की बुनियाद पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हमारा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी और सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ज़्यादा कारगर स्ट्रेटेजी है ये आपको बड़े रिवीजन से बचा देगी। जो आप बाद में रिवीजन के लिए कुछ दिन निकालते हैं ना, वो दिन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
जैसे आपने आज के दिन जो भी पढ़ा है, रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट आपको निकालना है और जो भी आपने पढ़ा है वो आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, 10 मिनट जो निकाले उसमें आपको देखना है। रोज़ाना ऐसा करना है, रोज़ की चीज़ रोज़ाना रात को देखना है। उसके बाद में वीकली रिवीजन डे होगा एक आपका। वीकली रिवीजन डे बनाइए, संडे का हो सकता है वो दिन, कोई भी हो सकता है वो दिन। उसमें आपको 2 घंटे निकालना है और पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, उसके बाद में एक मंथली रिवीजन डे होगा आपका, जिसमें आपको एक दिन पूरा निकालना है और उस दिन के अंदर आपको जो पूरे महीने में पढ़ा है उसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। हो सकता है आप 2 दिन निकालें, 2 दिन भी निकाल सकते हैं उसके अंदर। जी हाँ, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप क्लास 12th में लेकर आ पाएंगे। अब आपको बिल्कुल भी इस बात के लिए सोचना नहीं है कि यार अब कुछ दिन रुक जाते हैं, बाद में पढ़ाई शुरू कर लेंगे। नहीं, इमीडिएटली पढ़ाई शुरू कर दीजिए आप, और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको एमपी बोर्ड का सबसे रिफाइंड चैनल है ये। आपको एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इस पे नोट्स मिल जाते हैं और बहुत सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है वक्त टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।